Hello, Jay and students. Very good evening, everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सभी लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली आ रही है? क्या मैं प्रॉपर्ली दिखाई दे रही हूँ? एक बार फटाफट से बता देंगे तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। क्या सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? क्या सब लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से समझ आ गया था? क्वेश्चंस हो रहे थे, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी? कंसेप्ट्स क्लियर थे? रिवीजन हो गया कि नहीं, ये बता देंगे तो हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जो कि है हमारा ढांचा, यानी कि हमारा स्केलेटल सिस्टम, जिसकी वजह से हमारा ये प्रॉपर एक बॉडी स्ट्रक्चर, प्रॉपर शेप बना हुआ है। जय हिंद एवरीवन। रिवीजन कर लिया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है उन दोनों टॉपिक्स में से? एक बार प्लीज आप मुझे बता देंगे। सब क्लियर है? ठीक है, तो एक नए चैप्टर की यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज, स्केलेटल सिस्टम। तब स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम 3D की मदद से पूरे स्केलेटल सिस्टम को यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है। ओके। ये रहा भैया तुम्हारा पूरा का पूरा ढांचा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सारी बोन्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के हिसाब से, उतना हम लोग यहाँ पे कंप्लीट तरीके से कवर करने वाले हैं। लेट्स सी, लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज, एडल्ट ह्यूमन में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? जैसे मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगी, जल्दी जल्दी जवाब देते जाएंगे। एडल्ट बॉडी में कितनी बोन्स मौजूद होती हैं बेटा? यस, 206 हड्डियां मौजूद होती हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर अराउंड 300 हड्डियां होती हैं। तो जो बाकी की बची हुई हड्डियां हैं वो कहाँ चली गई? एडल्ट्स में गायब हो गई, खा गए हम, क्या हुआ? तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो मल्टीपल हड्डियां होती है ना, वो एक दूसरे के साथ में जुड़ जाती हैं। जैसे दो हड्डियां हैं, वो आपस में जुड़ गई हैं, तो अब ये एक बन गई। यानी कि हड्डियों का नंबर कम हो जाता है जब हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो बच्चों से लेकर एडल्ट्स में हड्डियों का नंबर कम हो जाता है। बच्चों में ज्यादा होता है, एडल्ट्स में ये नंबर कम हो जाता है। 206 हड्डियां हैं। इनको हम हमारे शरीर में दो हिस्सों में डिवाइड करे हुए हैं। एक तो है हमारा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन यानी कि जो हमारे शरीर के एकदम मध्य में, सेंटर में लोकेटेड है, उसको एक्सियल स्केलेटन बोला जाता है। और जो साइड्स में मौजूद है उसको अपेंडिकुलर स्केलेटन बोला जाता है। इन दोनों चीजों को हम समझते हैं। हमारे बॉडी के बीचों बीच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो, कहाँ गया, सेंटर में अब कौन कौन सी हड्डियां हम लोगों को नजर आ रही हैं? स्कल नजर आ रहा है, स्कल सेंटर में है। ये रिब केज सेंटर में है। पेल्विक बोन सेंटर में है। और ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, ये सेंटर में है। यानी कि शरीर के बीचों बीच सेंटर में मौजूद जो स्केलेटन है उसी को बोला जाता है एक्सियल स्केलेटन। सबसे पहले हम इसी की बात करने वाले हैं। लेट्स सी बच्चा। तो इसमें टोटल 80 हड्डियां होती हैं। बाकी की जो बची हुई 126 हैं वो आपकी फिर चली जाती हैं अपेंडिकुलर में। यहाँ पे सेंटर में 80 हड्डियां मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। हमारे स्कल की बोन्स की हम बात करते हैं। तो हमारे स्कल में ये जो खोपड़ी है, ये हमारे ब्रेन को बचा कर रखी हुई है बेटा। ब्रेन को क्योंकि हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, हमारा एकदम एक मैनेजर की तरह है। तो इसको संभाल के रखने के लिए भगवान ने कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स तो बनाई हैं। तो सबसे ऊपर खोपड़ी यानी कि स्कल बनाया है। तो स्कल के अंदर बेटा कितनी हड्डियां होती हैं? 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं सबसे पहले तो। ये क्रेनियल बोन्स हैं सारी। ये जो कलर में दिख रही हैं ये तुम्हारी क्रेनियल बोन्स हैं। 14 फेशियल बोन्स होती हैं जो चेहरे में मौजूद हैं। और 3 इस कान में, 3 इस कान में मौजूद होती हैं। सबका नाम याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, नंबर हमें याद रखना है। 8 क्रेनियल बोन्स, 14 फेशियल बोन्स, 3 आपके कान में, इस कान में, 3 इस कान में मौजूद होती हैं। ठीक है। अब जो कान में मौजूद होती हैं उनको बोला जाता है ऑडिटरी ऑसिकल्स या ईयर ऑसिकल्स। कौन कौन सी होती हैं? मैलियस इनकस स्टेप्स,
जिनमें से ये जो स्टेप्स हड्डी है ये तुम्हारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी होती है बेटा, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन। और ये पता है कितनी छोटी होती है? अगर तुम अपनी उंगली में जो 3 डिविजन्स है ना, उनमें से सिर्फ एक डिवीजन में एक छोटा सा एक बिंदी चिपका लो, है ना, उतनी छोटी होती है स्टेप्स बोन, और ये तुम्हारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, याद रखिएगा इस चीज को। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनका दिमाग धीरे धीरे करके ग्रो होता है, साइज में बढ़ता है। तो बचपन में उनके दिमाग में इन क्रेनियल बोन्स के बीच में कुछ गैप्स होते हैं, जिससे कि जैसे जैसे ब्रेन का साइज बड़ा हो तब वो गैप्स जो हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे और ब्रेन को जगह मिल पाएगी बढ़ने के लिए। तो वो जो गैप्स होते हैं उनको बोले जाता है फोंटेनिलिस, जो स्कल के बोन्स के बीच में गैप्स होते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना कि जो बच्चे होते हैं उनका सर थोड़ा आराम से पकड़ना चाहिए। मैं तो क्या कर, मेरा जब छोटा भाई हुआ था, मेरा छोटा भाई मुझसे 7 साल छोटा है, तब मैं उसके सर पे चम्मच बजाती थी ऐसे टन 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 करके, बहुत मार खाई है मैंने उसकी वजह से। पर हाँ, ऐसी हरकतें मैं करती थी तो मार भी इसीलिए खाती थी। तो बच्चों का सर इसीलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है भैया। फोंटेनिलिस उनके क्रेनियल बोन्स के बीच में गैप्स को बोला जाता है। ठीक है। अब फेशियल बोन्स तो भैया हमारी 14 फेशियल बोन्स है। एक ऐसी हड्डी है जो हमारे यहाँ पे गले में मौजूद होती है, इसको बोला जाता है हायोइड बोन। हायोइड बोन बोला जाता है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपका ये जो पूरा का पूरा स्कल है, ये जो क्रेनियम है, तुम्हारी फेशियल बोन्स हैं, 3 ऑडिटरी ऑसिकल्स और ये हायोइड बोन, इन सब में से एक लौती ऐसी हड्डी है जो मूव कर सकती है, बाकी सारी हड्डियां एकदम स्टेशनरी होती हैं। तो बताइए कौन सी हड्डी मूव कर सकती है हमारे पूरे के पूरे ये स्कल में, यहाँ से पूरे ऊपर वाले हिस्से में? बताओ भाई, कौन सी हड्डी मूव कर सकती है? यस, इट्स द मैंडिबल। ये जो है ना हमारा नीचे वाला जबड़ा, इसको मैंडिबल बोला जाता है। तो हम याद रखेंगे कि मैंडिबल एक लौती ऐसी हड्डी है जो कि मूव कर सकती है, बाकी सारी हड्डियां स्टेशनरी होती हैं। ठीक है। इनर ईयर की बोन्स मैंने तुम लोगों को बता दी हैं कौन कौन सी होती है, मैलियस होती है, इनकस होती है और स्टेप्स होती है। अब हम बात करते हैं हमारे थोरासिक केज की। तो थोरासिक केज को कल हम समझ चुके थे कि भैया स्टर्नम होता है, यानी कि ब्रेस्ट बोन होता है, उससे 7 ट्रू रिब्स होती हैं, 8 9 10 जो होती है वो फॉल्स रिब्स होती हैं, और जो दो बाकी की 11वां और 12वां पेयर है वो फ्लोटिंग रिब्स का होता है। ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब कितना नंबर है टोटल? 25 बोन्स हो जाएंगी, क्योंकि 12 पेयर है, यानी 12 और 12 24, और एक हड्डी जो होती है ब्रेस्ट बोन या फिर उसको स्टर्नम बोला जाता है। तो टोटल मिलाकर हमारे पास में यहाँ पे 25 हड्डियां रिब केज की हो गई, थोरासिक केज की। अब वर्टेब्रल कॉलम की हम लोग जरा बात करते हैं, हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उसमें। तो उसमें बेटा 5 प्रकार की हड्डियां होती हैं। हम बोलते हैं ना किसी को सर्वाइकल में सर्वाइकल दिक्कत है, इसीलिए वो पट्टा बांध के रखते हैं यहाँ पे इतना मोटा सा, सर्वाइकल की दिक्कत है भैया। तो वो सर्वाइकल की दिक्कत बेसिकली क्या होता है, जो आपके गले में वर्टेब्रा की शुरुआत होती है रीढ़ की हड्डी की, उसमें सबसे ऊपर जो हड्डियां हैं वो तुम्हारी सर्वाइकल हड्डियां होती हैं, जो 7 होती हैं टोटल। ठीक है। उसके बाद में नीचे इससे क्या आएगा, थोरासिक। हाँ भैया, थोरासिक केज का हिस्सा है ये। थोरासिक केज है तुम्हारा गले से लेकर एब्डोमेन के ऊपर तक, तो ये तुम्हारा थोरासिक केज है, तो इसीलिए थोरासिक वर्टेब्रा आएगी जस्ट जो पीछे मौजूद है। इसके नीचे होती है लंबर, फिर होती है सैक्रम और फिर होती है कॉकिक्स। सैक्रम और कॉकिक्स ऐसी हड्डियां हैं जो बच्चों में ज्यादा नंबर होता था जिनका। सैक्रम पहले 5 होती थी, कॉकिक्स पहले 4 होती थी, लेकिन एडल्ट्स में वो फ्यूज हो चुकी हैं। सैक्रम अब 5 फ्यूज होकर सिर्फ एक ही बची है, और कॉकिक्स अब 4 फ्यूज होकर सिर्फ एक ही बची है। कॉकिक्स को ही टेल बोन भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये आपकी वर्टेब्रास है, यानी कि इट इंक्लूड्स 24 वर्टेब्रल बोन्स। सैक्रम बोन, कॉकिक्स बोन, ये तो आपकी अलग से जो फ्यूज हुई है ये हो जाती हैं। बाकी की आपको पता होनी चाहिए, सर्वाइकल 7 है, थोरासिक 12, लंबर 5, सैक्रम और कॉकिक्स 5 और 4 फ्यूज होकर एक एक ये हो जाती हैं। ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम हो गया। अब इसके बाद में, यानी कि हम एक बार अगर इसको समराइज करें, लेट्स समराइज एक्सियल स्केलेटन। क्या क्या आ जाता है इसके अंदर? 3D में देख लें एक बार पहले। हम लोगों ने सबसे पहले तो हमारा ये स्कल देखा, ठीक है।
स्कल, स्कल के बाद में हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक ये हड्डी मौजूद है, ये दिख रही होगी, ये वाली हायोइड बोन है तुम्हारी, ये जो दिख रही है, ठीक है। उसके बाद में ये रिब्स हो गई, ठीक है, ये रिब्स हो गई, और पीछे तुम्हारी वर्टेब्रल कॉलम यानी कि ये हो गई रीढ़ की हड्डी। शुरुआत सर्वाइकल से होती है, यहाँ आओ भैया, सर्वाइकल, उसके बाद में थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम और फिर कॉकिक्स। ये एंड में सैक्रम और कॉकिक्स हैं, जो 5 और 4 फ्यूज हुई है ना वो यहाँ पे दिखेंगी तुमको। देखो ये 5 हड्डियां फ्यूज होकर अब एक बन गई हैं, ये सैक्रम है। और ये जो टेल बोन है, ये पहले 4 थी, अब ये एक हो गई है, तो सैक्रम और कॉकिक्स अलग से ये फ्यूज हम लोगों को दिखती है। तो ये तुम्हारी हो गई वर्टेब्रल कॉलम। तो ये रहा तुम्हारा एक्सियल स्केलेटन। लिखते हैं इसको एक बार। टोटल कितनी हड्डियां? 80 हड्डियां। सबसे पहले आ जाता है स्कल। स्कल में एक तो हो जाता है तुम्हारा क्रेनियल हड्डियां, कितनी होती हैं? 8 होती हैं। फेशियल बोन्स 14, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में हायोइड एक बोन होती है, और ईयर ऑसिकल्स 3+3। ठीक है, इसके बाद में रिब केज आ जाता है, वर्टेब्रल कॉलम आ जाता है। यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं यहां तक किसी को भी? सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स, 5 टाइप की वर्टेब्रा, और रिब केज में आपके 12 पेयर हो जाते हैं, प्लस एक एडिशनल स्टर्नम हो जाएगा, ब्रेस्ट बोन हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की जरा बात कर लें। जो साइड्स में लोकेटेड होता है उसको अपेंडिकुलर स्केलेटन बोला जाता है। तो एक एक हड्डी को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। हेलो जी, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? बता देंगे प्लीज। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें। सो गए क्या? जागो रे जागो। ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों को कितना क्लियर है कितना नहीं है। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं तो इसमें कितनी हड्डियां बची हैं भैया? 126 बची हैं, तो इसमें 126 आ जाती हैं। 80 वहां हो गई थी, यहाँ आपकी 126 हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपके शोल्डर की हड्डियों की, यानी कि यहाँ पे शोल्डर की हड्डियां। तो यहाँ पे तुम्हारी एक ब्यूटी बोन लोकेटेड होती है, कॉलर बोन जिसको बोला जाता है, कॉलर बोन। और यहाँ पीछे एक ट्रायंगुलर हड्डी मौजूद होती है, स्कैपुला जिसको बोला जाता है। इसको जरा 3D में देखते हैं। देखो, ये वाली जो हड्डी है तुम्हारी, ये वाली हड्डी दिख रही है, ये वाली हड्डी, ये तुम्हारी यहाँ पे कॉलर बोन है। ठीक है, उसके बाद में ये जो पीछे यहाँ पे मौजूद है ट्रायंगुलर बोन, ये है तुम्हारी स्कैपुला। तो स्कैपुला और क्लैविकल, ये 2 हड्डियां होती हैं तुम्हारे शोल्डर के अंदर, तुम्हारे शोल्डर गर्डल में। ठीक है, क्लैविकल, सी से क्लैविकल, सी से कॉलर बोन, ऐसे याद रखोगे आप इसे। और स्कैपुला जो पीछे ट्रायंगुलर हड्डी है, तो इनने मिलाकर हमारा शोल्डर बनाया है, इसीलिए इनको बोला जाता है शोल्डर गर्डल। प्रथम ऐड कर ले बच्चे, कितनी कितनी थी, उनको फाइनल ऐड करके कितना होगा? 7, 12, 5, 1, 1, कितना होगा टोटल मिला के? ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब यानी कि ये हाथ की हड्डियों की बात करते हैं। यहां देखो, हाथ की हड्डियों में सबसे पहले आ जाती है ये वाली हड्डी, ये एक ही हड्डी है, दिस इज नोन एज ह्यूमरस। ठीक है, इसके बाद में जो यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में 2 हड्डियां मौजूद हैं, ये दिख रही हैं 2 हड्डियां, एक है अल्ना और एक है रेडियस। ये वाली अल्ना है, और जो आपके अंगूठे के पास है उसको रेडियस बोला जाता है। यानी कि तुम अपना हाथ ऐसे रखो, जो अंगूठे के पास वाली होगी ना, अंगूठे के पास वाली, उसको बोला जाता है रेडियस, और जो दूर होगी उसको बोला जाता है अल्ना। तो मैंने पता है कैसे याद किया है? मैंने इसको याद करा है रूह से।
कि भैया कौन कौन सी हड्डियां मौजूद होती हैं तुम्हारे अपर लिम्ब में, तो रूह यानी कि आपका रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ऐसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी यहां तक की हड्डियां भैया, यहां तक की। अब ये देखो, ये क्या है, ये जो है ये आपके रिस्ट की हड्डियां हैं। ये कलाई में, कलाई में बहुत सारी मल्टीपल हड्डियां मौजूद होती हैं बेटा, ये दिख रही हैं, मल्टीपल हड्डियां मौजूद होती है यहाँ पे। उसके बाद में आपका ये जो पाम है, हथेली, इसमें भी मल्टीपल हड्डियां, और उसके बाद में फाइनल ये है। तो इनका नाम क्या है एक बार ये मैं बता देती हूँ। जो आपकी हथेली की हड्डियां हैं उनको बोला जाता है कार्पल्स। अब जब हम पैर में देखेंगे ना, तो पैर की जो हमारा पूरा पैर भी घूमता है, पैर की पैर का जो आप एंकल होता है हमारा, है ना, तो वहां पे क्या होगा, पैर में टार्सल्स आ जाएंगे, यहाँ पे कार्पल्स हैं वहां टार्सल्स आ जाएंगे। उसके बाद में ये जो हथेली की हड्डियां हैं उनको मेटाकार्पल्स बोला जाता है, पैर में उनको मेटाटार्सल्स बोला जाएगा। और अल्टीमेटली जो उंगलियां हैं उनको बोला जाता है फैलेंजेस, उंगलियों की हड्डियों को फैलेंजेस बोला जाता है। तो टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस पैर में होंगे, और हाथ में कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने बता दिया। अभी पैर की हड्डियों में अलग से वहां पे नाम लिख दूंगी, ठीक है। तो ये कार्पल्स, ये हथेली की आपकी मेटाकार्पल्स, और ये पैर जो आपकी उंगलियां हैं उनको फैलेंजेस बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में पेल्विक गर्डल की बात करते हैं। पेल्विक गर्डल यानी कि जो पेल्विक पोर्शन में हड्डियां मौजूद होती हैं उनको पेल्विक गर्डल बोला जाता है। बेटा नाम अगर याद नहीं रखने होते तो मैं क्यों बताती, जितना मैं बता रही हूं उतना तो हमें समझना पड़ेगा ना। चलो पेल्विक गर्डल की बात करते हैं, जो पेल्विक एरिया में मौजूद होती है। तो यहाँ पे 3 हड्डियां मौजूद होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। 3 हड्डियां मौजूद हैं और ये तीनों हड्डियां फ्यूज्ड होती हैं। एक चीज आप याद रखिएगा कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक इलियम होता है, डिओडनम, जेजुनम, इलियम वहां पे भी होता है, लेकिन वो ILEUM होता है, ये ILIUM है। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 पेल्विक गर्डल की आपकी हड्डियां होती हैं। अब मेल और फीमेल जो स्केलेटन है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने 2 स्केलेटन रखे हुए हैं, उनमें से तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा फीमेल स्केलेटन है, कौन सा मेल स्केलेटन है। तो तरीका क्या होता है, जो फीमेल स्केलेटन में पेल्विक रीजन होता है ना, ये जो बीच में जो गैप है जिसको पेल्विक ब्रिम बोला जाता है, ये फीमेल्स में चौड़ा होता है जिससे कि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो सके। मेल्स में ये छोटा होगा, तो मेल्स में ये पेल्विक ब्रिम छोटा है, फीमेल्स में ये बड़ा होता है फॉर कि आराम से डिलीवरी हो सके। तो इस रीजन की वजह से सिर्फ ये एकमात्र एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू मेल और फीमेल स्केलेटन के बीच में डिफरेंशिएट करा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम पैर की हड्डियों की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे एक हड्डी और फिर हमारी यहाँ पे कोनी के बाद में 2 हड्डियां थी ना, उसी प्रकार से पैर में भी सेम चीज चलती है। यहाँ पे एक हड्डी होगी, फिर यहाँ पे 2 हड्डियां होंगी। जरा इसको एक बार देख लें हम लोग। देखो, अब जो तुम्हारे सामने यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाली हड्डी तुम्हारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी हड्डी जिसका नाम है फीमर। उसके बाद में यहाँ पे जैसे वहां पे रेडियस अल्ना थे, वैसे ही यहाँ पे टिबिया और फिबुला मौजूद होते हैं। ये जो मोटी वाली है ये आपकी टिबिया है, जो पतली वाली है इसको फिबुला बोला जाता है। तो 2 हड्डियां आपकी यहाँ पे मौजूद हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो थाई बोन, फीमर, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी। स्मॉलेस्ट स्टेप्स थी, ये आपकी लार्जेस्ट है। उसके बाद में जो नी कैप होता है उसको बोला जाता है पटेला। पटेला यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों में घुटनों में कार्टिलेज होता है, सॉफ्ट एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से बच्चे घुटनों के बल आराम से भाग लेते हैं। अगर हम उनके पीछे पीछे घुटनों के बल भागने की कोशिश करेंगे तो हमारे घुटनों में दर्द होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पटेला है, बोन है। बच्चों में कार्टिलेज होता है जो बाद में फिर फर्दर ऑसिफाई होकर बोन बना लेता है। तो अगर तुम अपने घुटने की हड्डी को, पैर सीधा करो, फिर घुटने की हड्डी को ऐसे मूव करो, तो ये पटेला मूव भी हो जाता है। तो दिस इज योर
नी कैप ऑल्सो नोन एज पटेला। उसके बाद में टिबिया और फिबुला आ जाते हैं, ठीक है। बाकी जिस प्रकार से हाथ में मैंने बताया था ना कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, उसी प्रकार से तुम्हारे पैर में भी मौजूद होते हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस। पैर का जो तलवा है उसमें मेटाटार्सल होंगे, पैर जहां से मूव कर रहा है वहां से आपका टार्सल्स होंगे, एंड अल्टीमेटली फैलेंजेस यानी कि तुम्हारी पैर के जो उंगलियां होती हैं उनको बोला जाता है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन भी यहाँ पे हो जाता है खत्म। एक बार इसको लिखते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। कितनी हड्डियां मौजूद हैं? 126 हड्डियां, 126 बोन्स। सबसे पहले शोल्डर गर्डल। अब आप मुझे बताओ शोल्डर गर्डल में कौन कौन सी हड्डियां मौजूद थी? शोल्डर गर्डल टाइप करोगे ना तो याद रहेगा। बताओ भैया तुम्हारे शोल्डर में कौन कौन सी दो हड्डियां मौजूद थी? यस, वेरी नाइस। एक तो थी तुम्हारी क्लैविकल यानी कि कॉलर बोन, और एक थी जो पीछे की तरफ मौजूद होती है ट्रायंगुलर, दैट इज स्कैपुला। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ क्लैविकल, स्कैपुला। उसके बाद में लिख लेते हैं हम पेल्विक गर्डल यानी कि पेल्विक बोन्स को। कौन कौन सी होती हैं? ILIUM इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। उसके बाद में आ जाती हैं तुम्हारी अपर लिम्ब यानी कि हाथ की हड्डियां। अपर लिम्ब में कौन कौन सी, रूह से याद रखा था हम लोगों ने, तो सबसे पहले तो आ जाता है ह्यूमरस। उसके बाद में दो हड्डियां जो साथ में मौजूद होती हैं वो हैं रेडियस और अल्ना। उसके बाद में हथेली, यहाँ पे ये जो हमारी कलाई है उसमें कौन सी हड्डी मौजूद होती है कलाई में? बताना जरा। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, और आखिर में जो उंगलियां हैं उसमें आ जाता है फैलेंजेस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में लोअर लिम्ब की बात कर लेते हैं। लोअर लिम्ब में सबसे बड़ी हड्डी आ जाती है आपकी जिसका नाम है फीमर यानी कि तुम्हारी थाई बोन। उसके नीचे आ जाती है टिबिया और फिबुला। फिबुला पतली वाली है, और जो नी कैप है उसको बोला जाता है पटेला। उसके बाद में टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस। ठीक है, तो ये तुम्हारी सारी हड्डियां हो गई हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। ओके, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब हम बात कर लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन योर बॉडी? जिन चीजों को समझना है वो वाले जॉइंट्स मैं पर्टिकुलरली तुम लोगों को बता देती हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला ये वाला जो जॉइंट है हमारा, ये हाथ में और पैर में, जहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ये सॉकेट है उसमें एक बॉल है वो ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जाए, जो 360 डिग्री पे रोटेट होने का क्षमता रखता है। तो ये आपका हो गया बॉल एंड
सॉकेट जॉइंट। इसके बाद में एक जॉइंट है जो आपका जैसे ये वाला जो जॉइंट है तुम्हारे हाथ का, ये हाथ मेरा सिर्फ ऐसे होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 180 डिग्री तक मूव करेगा। ये ऐसे होता है, ऐसे होता है 180 डिग्री तक, इसके बाद में ये नीचे मूव नहीं करेगा। यानी कि जैसा हमारा गेट होता है ना, गेट भी ऐसे ही खुलता है 180 डिग्री के एंगल पे। तो ये होता है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज है, जैसे गेट का हिंज है ना, बिल्कुल वैसे ही ये हमारा हिंज जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा जॉइंट हमें समझना जरूरी है, एक पाइवट जॉइंट होता है हमारा। पाइवट का एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, यहां से समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, एक हमारा पाइवट जॉइंट होता है ऐसे मूव करने के लिए, ये हमारा पाइवट जॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में और कौन सा जॉइंट हम समझें, इतने जॉइंट्स हम लोगों को समझने काफी हैं। ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी हमें। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, स्टार्टिंग द पोल, जवाब दीजिए। ओके, देखा जाए नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, तो स्टर्नम, स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन, ये आपके एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। वर्टेब्रा है, फीमर नहीं है, रिब भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। थाई बोन आपका सही जवाब जाएगा। शो द रिजल्ट 64.71। क्यों भैया, देखो स्टर्नम कौन सी है, स्टर्नम तुम्हारी ब्रेस्ट बोन है जो रिब्स के बीच में मौजूद होती है। वर्टेब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी, रिब्स तो ये तो तुम्हारे शरीर के सेंटर में आ रही है ना, तो आपका सही जवाब फीमर जाएगा। थाई बोन अपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट्स। अब ये मैं तुम लोगों को बताती हूँ। देखो तुम्हारी जो हड्डियां होती है ना, उसमें कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, कुछ होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स। अब इनका काम क्या होता है ये बताती हूँ। जैसे तुम लोगों ने देखा है बोटानिकल गार्डन्स वगैरह में बहुत ही सुंदर तरीके से पेड़ को अच्छी तरह से शेप में काटा गया होता है ना। यानी कि पेड़ बढ़ भी रहा होता है और उसको शेप में काटना भी जरूरी होता है। तो जो हड्डी को सेल्स बढ़ाने में मदद करते हैं, जो उसका फॉर्मेशन कराते हैं, उनको ब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है। और जो उसकी कटाई छटाई करके उसको प्रॉपर शेप देते हैं, हड्डी को काटने वालों को ऑस्टियोक्लास्ट्स बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन हो जाएगा बोन का फॉर्मेशन करवाना। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज अ पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। 30 सेकेंड्स। ओके, सही जवाब यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्कैपुला। 74.29, बहुत बढ़िया। सैक्रम जो है वो क्या हो जाता है आपका, सैक्रम वर्टिब्रा का हिस्सा है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का। सैक्रम कॉकेक्स जो आखिरी वाली हड्डियां थी। रिब केज, रिब ठीक है। स्टर्नम ब्रेस्ट बोन। स्कैपुला क्या होती है, स्कैपुला तुम्हारे शोल्डर में होती है, पीछे की तरफ ट्रायंगुलर शेप की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, विच
Which of the following is the term for soft spots in baby's skull when the bones have not yet fused together? ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब यहाँ पे जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोंटानेलिस। ठीक है, बताया था मैंने ये। अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं तुम्हें देती हूँ। द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स इज नोन एज। तुम्हारे शरीर में बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है और एक स्ट्रक्चर तुम्हारी मसल को तुम्हारी बोन से कनेक्ट करता है। ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ऐसे टिश्यूज जो कनेक्शन में काम आते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज। इनमें एक मैंने ये बोला, एक तुम्हारी मसल को बोन से कनेक्ट करता है, मसल टू बोन। ये कौन सा हो जाता है? मसल से बोन को कनेक्ट करने वाले को बोला जाता है टेंडन, और बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले को, बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को बोला जाता है लिगामेंट। याद करने का तरीका भी तुम्हें यहाँ पे मैं बता देती हूँ, बल्ब से तुम याद रख सकते हो बेटा, बल्ब, बोन टू बोन, लिगामेंट, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मसल टू बोन, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टेंडन। अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी? ओके, सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फीमर। फीमर यानी कि तुम्हारी थाई बोन। बाकी हड्डियां कहाँ मौजूद होती हैं? टिबिया और फिबुला भी तुम्हारे पैर में फीमर के नीचे मौजूद होती हैं। ह्यूमरस ये वाली हड्डी है ना, हाथ में जो मौजूद होती है। ठीक है, अगला। Which type of joint is found at the elbow and the knee, allowing movement in one plane only? 30 seconds. ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिंज जॉइंट। 86.21, बढ़िया। बाकी सारे जॉइंट्स की हम बात कर लें। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम लोगों को पता है। पाइवट जॉइंट कहाँ मौजूद होता है? जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, ये रहा पाइवट जॉइंट, या फिर जब हाथ को हम ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ये रहा तुम्हारा पाइवट जॉइंट। सैडल जॉइंट मौजूद होता है तुम्हारे थंब में सिर्फ। ठीक है, थंब का जो मूवमेंट है, ऐसा 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 मूवमेंट जो है, दिस इज योर सैडल जॉइंट। याद रखिएगा, सैडल जॉइंट थंब में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन। विच बोन इज ऑल्सो नोन एज द कॉलर बोन? काफी आसान हो जाएगा, क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा कि तुम्हें आराम से समझ में आ रहा है।
ओके, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए क्लैविकल, सी से क्लैविकल, सी से आपका कॉलर बोन, 97%, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What type of joint is the shoulder joint which allows for a wide range of movement? ये तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन है। ओके, स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या स्केलेटल सिस्टम की चीजें हमें क्लियर हुई हैं, तो हम हमारा अगला टॉपिक उठाएं। सब लोगों को स्केलेटल सिस्टम में सब कुछ क्लियर है, कितनी क्या हड्डियां, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, कौन सी किसका हिस्सा होता है, जॉइंट्स कौन कौन से हमें याद रखने हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइवट, सैडल, सब लोगों को क्लियर है। लॉन्गेस्ट हड्डी, शॉर्टेस्ट हड्डी, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है? नहीं? जैसे मैंने करे हैं नाम याद रिवीजन करके, वैसे तुम भी करोगे? और कोई ऑप्शन लग रहा है क्या तुम्हारे पास में है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करते हैं कि जो हम डेली लाइफ में बात करते हैं ना कि भैया न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में भरपूर होने चाहिए, ये न्यूट्रिएंट्स ले लो, वो न्यूट्रिएंट्स, तो ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, इस चीज़ को हम लोगों को समझना है। तो बेटा दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में दिनचर्या में जरूरत होती है। ठीक है, स्कैपुला क्या है रिदमा? लेक्चर पीछे करके देखो, पता चलेगा क्या है स्कैपुला। बॉल एंड सॉकेट शोल्डर के अलावा तुम्हारा हिप जॉइंट हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, चलो। एक तो तुम्हारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी होते हैं दिन भर में। जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर पता है कौन कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है हमें, तो इनको इसीलिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके वो होते हैं जिनकी हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत है। लेकिन अगर कम मात्रा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको लें ही ना, उनकी भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, इनका नाम है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये होते हैं तुम्हारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनके बारे में ज़रा हम चर्चा करते हैं। तो छोड़ो ना, क्यों करना है? तुम खुद का नाम तो अपना सही लिखे नहीं हो, दूसरे स्केलेटल सिस्टम के नाम कहाँ से याद रखोगे? तो छोड़ो, एग्जाम भी छोड़ो, अरे मस्त रहो, मस्ती मारो, वेब सीरीज देखो, कहाँ एग्जाम देने बैठे हो भाई? कुछ नहीं रखा एग्जाम एग्जाम में, हटाओ। चलो, अब जरा इनकी बात करते हैं। हम विटामिन्स की बात करें तो बेटा हमारे पास में दो प्रकार के विटामिन्स होते हैं। एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स, जो तुम्हारे शरीर में फैट में जाकर घुलकर स्टोर हो जाते हैं। वो बेसिकली कैसे विटामिन्स होते हैं? जो हमारे फैट में स्टोर हो गए हैं उनको हमें ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो हमारे शरीर में ऑलरेडी स्टोर्ड है। उनको हम डेली ले ना लें इससे फर्क नहीं पड़ता। फैट सोल्यूबल हम कैसे याद रखेंगे? कीड़ा से याद रखेंगे, KEDA, कीड़ा से हम फैट सोल्यूबल विटामिन को याद रख सकते हैं। एक होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं, तो हमारे शरीर के बाहर ऑन अ डेली बेसिस स्वेट में, यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, शरीर में ज्यादा स्टोर नहीं हो पाते, इसीलिए हमें ऑन अ डेली बेसिस उनको रिप्लेनिश करना पड़ता है। कौन कौन से हो जाते हैं वाटर सोल्यूबल? एक हो जाता है विटामिन सी और एक हो जाता है विटामिन बी। तो ये आपके विटामिन के बारे में बात हो गई। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हम बोलते हैं ना कि भैया इतनी कैलोरीज खा ली, इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए, ज्यादा कैलोरीज नहीं खानी चाहिए। तो ये कैलोरीज क्या है?
कैलोरीज बेसिकली एनर्जी जो इनमें स्टोर होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स में अलग अलग कैलोरीज होती हैं। हम बोल रहे हैं ना कि हमें इस चीज से इतनी कैलोरीज मिल रही हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पर ग्राम के हिसाब से अलग अलग लेवल ऑफ कैलोरीज देते हैं। इस चीज को समझना, जैसे कि 1 ग्राम कार्ब्स हमें कितना कैलोरी देते हैं, 4 किलो कैलोरी देते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन ये भी हमें 4 किलो कैलोरी देते हैं, जबकि 1 ग्राम फैट्स जो हैं वो थोड़ी ज्यादा कैलोरीज देते हैं, 9 किलो कैलोरीज हमें दे रहे होते हैं। ये चीज पता होनी चाहिए। सेलेनियम मतलब भी मिनरल्स में आएगा बच्चे। कैल्शियम, फ्लोरीन, सेलेनियम, पोटेशियम सब कुछ मिनरल्स के अंदर आएगा। विटामिन्स में विटामिन के, ई, डी, ए, बी, सी ये सारे आपके विटामिन्स हो जाएंगे। ठीक है। सेलेनियम तुम्हारा ना बहुत जरूरी होता है स्किन को बेटर रखने में, ऑक्सीडेशन से बचाता है स्किन को। ठीक है, तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ कैलोरीज हो गया जो पर ग्राम प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दे रहे होते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि चलो कैलोरीज बर्न होंगी, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तब कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो कौन सी वाली कैलोरीज बर्न हो रही हैं? ये वाली बर्न हो रही हैं कि ये वाली, कि ये वाली? कौन सी बर्न हो रही है भैया? हम चाहते हैं कि हमारा तो फैट बर्न हो, पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बर्न हो रहा है। तो कौन सी कैलोरीज कैसे बर्न होती हैं, इस चीज को समझना। जब तुम फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तब सबसे पहले तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होते हैं, फिर तुम्हारे फैट्स बर्न होते हैं, और उसके बाद में तीसरे नंबर पे तुम्हारे प्रोटीन्स बर्न होंगे। लेकिन प्रोटीन्स को बर्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स तुम्हारे शरीर में मसल बना रहे हैं, प्रोटीन्स तुम्हारे शरीर में एंजाइम्स बना रहे हैं, हार्मोन्स बना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो ये बर्न होने की नौबत आनी नहीं चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं ये बर्न होते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए जो भी पतला होने की कोशिश करता है ना, उसको बोला जाता है कि तुम कार्ब्स कम लो अपनी डाइट में। क्यों? कार्ब्स कम लोगे तो शरीर कैलोरीज बर्न करने के लिए सीधे फैट के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्ब्स है ही नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स और फिर प्रोटीन्स। अच्छा, तुमने कभी ये सोचा है कि वो तुमने ऐड देखा होगा ग्लूकॉन डी का? ग्लूकॉन डी में एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता है, सन उससे स्ट्रॉ लगा के उसकी पूरी एनर्जी पी जाता है। उसके बाद में मम्मी फटाफट से ग्लूकॉन डी ग्लास में घोल कर लेकर आती है, बच्चा पीता है, एनर्जी का लेवल ठक 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 करके बढ़ जाता है पूरा। ग्लूकॉन डी ही क्यों? तेल घोल के, घी घोल के क्यों नहीं दे दिया? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ही क्यों दिया, ग्लूकोज ही क्यों दिया? सबसे पहली बात, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले बर्न होकर सबसे पहले एनर्जी देते हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे जल्दी बर्न होंगे ना, वो सबसे पहले नंबर पे हो रहे हैं, तो सबसे जल्दी बर्न होकर एनर्जी देंगे, इसीलिए ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकॉन डी दिया जाता है। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तब दही शक्कर क्यों खिलाया जाता है? दही में नमक डाल के, जीरा पाउडर डाल के, काली मिर्च वगैरह डाल के रायता क्यों नहीं पिलाया जाता? दही में शक्कर डाल के क्यों खिलाया जाता है? बेटा, जो भी प्रथाएं चलती हुई आ रही है ना, सबसे पहली बात, इन सारी प्रथाओं के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ये शुभ बोला जाता है, खाना क्यों है शुभ, इस चीज का रीजन समझो। देखो क्या होता है कि दही जो होता है, दही में बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड बैसिलस। तो ये जो लैक्टिक एसिड बैसिलस है ये तुम्हारे डाइजेशन को सही रखेगा। एग्जाम में तुम्हारा डाइजेशन अगर सही रहेगा तो फिर तुम्हारा दिमाग बेटर तरीके से काम करेगा। एक टेड टॉक देख रही थी मैं 5-6 दिन पहले, वो भी ऐसा ही था कि तुम्हारा जो गट का बायोम है, तुम्हारा गट यानी कि तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं, उनका नंबर, उनकी मात्रा सही होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तुम्हारे दिमाग से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो तुम्हारा दिमाग तब सही काम करेगा जब तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करेगा, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे। दूसरी बात, उसमें शक्कर क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि शक्कर है ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी सप्लाई करता है शक्कर, इसीलिए दही में शक्कर मिलाई जाती है। तो ये कारण है दही शक्कर का, पता होना चाहिए हमें। तो सबसे पहले ये बर्न हो गए, फिर ये ठीक है, हम लोगों ने ये भी समझ लिया है। इसके बाद में मुझे तुम्हें क्या बताना था, हाँ, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी जो होती है उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है क्वाशियोरकर। बच्चों में अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई है, बहुत बार पूछा जाता है बेटा, प्रोटीन डेफिशिएंसी, बीमारी का नाम हो जाएगा क्वाशियोरकर। एक बीमारी है जिसका नाम है मरासमस। मरासमस में
ओवरऑल कैलोरीज डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि मरासमस की सिचुएशन में प्रोटीन की भी, कार्बोहाइड्रेट्स की भी और फैट्स तीनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि बच्चा माल नरिश्ड है, बच्चे को न्यूट्रिशन मिला ही नहीं है। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तीनों की अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो दैट इज नोन एज मरासमस। तो क्वाशियोरकर और मरासमस, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ विटामिन की, अलग अलग विटामिन की बात कर लेते हैं। हर लेक्चर के बाद में थोड़े थोड़े विटामिन उठा लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल या फिर रेटिनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, रेटिनॉल। ए से आंख, तुम इस प्रकार से याद रख सकते हो, तुम्हारी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम विटामिन ए युक्त चीजें खा लेंगे तो मेरा ये जो चश्मा लगा हुआ है ये हट जाएगा, मैं बढ़िया बिना चश्मे के घूम पाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। विटामिन ए खाने से तुम्हारी आंखों का जो चश्मा है उसका नंबर ज्यादा बढ़ेगा नहीं। अब कम होना सिर्फ सर्जरी से पॉसिबल है, कम होना विटामिन ए खाने से भी पॉसिबल नहीं होता है। लसिक सर्जरी, जो केराटो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, सिर्फ उसी से सही किया जा सकता है चश्मे के नंबर को। बाकी विटामिन ए जितना भी तुम भरपूर मात्रा में खाओ, चश्मे का नंबर बढ़ने से रुक जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो फिर कौन सी बीमारियां हो जाएंगी? आंखों की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे कि जेरोप्थेल्मिया, ये बीमारियां इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को कॉलीकैल्सिफेरॉल भी बोला जाता है। कैल्सिफेरॉल, कैल्शियम। विटामिन डी तुम्हारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर तुम खाने में कैल्शियम खा भी रहे हो और तुम्हारे शरीर में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम तुम्हारे शरीर से ऐसे ही एक्सक्रीट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। कैल्शियम क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी हड्डियां कैल्शियम की बनी हुई हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो फिर तुम्हारी हड्डियां वीक हो जाएंगी, सिंपल सी बात। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है। सुबह 8 से 11 बजे तक की जो धूप है वो बहुत अच्छी होती है भैया विटामिन डी के लिए। तो ऐसा हो रहा है क्या कि धूप जो है वो विटामिन डी फेंक रही है तुम्हारे ऊपर? ऐसा नहीं होता। धूप के पड़ने से तुम्हारी स्किन खुद से विटामिन डी बनाती है, लेकिन वो तभी बनाएगी विटामिन डी जब धूप पड़ेगी। यानी कि विटामिन डी एक लौता ऐसा विटामिन है जो तुम्हारा शरीर खुद से सिंथेसाइज करता है, लेकिन धूप की मौजूदगी में। और इसका नाम कॉलीकैल्सिफेरॉल इसीलिए है क्योंकि कैल्शियम की, यहाँ कैल्शियम से रिलेशन है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करवाता है विटामिन डी। यानी कि अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर ऐसी बीमारियां होंगी जो हड्डियों से रिलेटेड होंगी, और हड्डियों से रिलेटेड किसी भी चीज को ऑस्टियो से शुरू किया जाता है। तो इसकी कमी की वजह से बीमारियां कौन सी हो जाएंगी? जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां आपकी खोखली सी हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी तो वीक हो जाएंगी, जरा सा भी गिरने पे हड्डियों में फ्रैक्चर आ सकता है। जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया। एक बीमारी जो बच्चों के अंदर होती है रिकेट्स, अगर रिकेट्स हो गया है तो फिर नॉकनीज का प्रॉब्लम हो सकता है, नॉकनीज जो मेडिकल में चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया विटामिन डी। इसके बाद में आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल, और इसको बोला जाता है आपका ब्यूटी विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन या फिर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन इसलिए क्योंकि ये आपकी स्किन को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, तो आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए ये काम आता है। एडिशनली एंटी स्टेबिलिटी विटामिन इसलिए क्योंकि ये ना बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स बनते हैं ना, स्पर्म और एग, उनके फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये बनता रहेगा तो स्टेरिलिटी नहीं आएगी। स्टेरिलिटी यानी कि जब बच्चा बनाने का केपेबल ना हो। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दिस इज विटामिन ई, और इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा रेयर होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के को बोला जाता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। और ये एक ऐसा विटामिन है जो ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करवाता है, खून के जमने में मदद करवाता है। जब भी चोट लग जाती है तब जम रहा है खून, क्योंकि आपका ये मौजूद होता है। साथ में एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं। एक चीज हमने जो पहले पढ़ रखी है ब्लड में, वो बताएंगे मुझे प्लीज। एक तो आपका विटामिन के हो गया,
ब्लड क्लॉटिंग में मदद करने के लिए। एक हमने ब्लड का कौन सा एक कंपोनेंट पढ़ा था जो क्लॉटिंग में मदद करता है, बताना। और एक होता है एक प्रोटीन फिब्रिनोजन जो तुम्हारे ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। याद है? प्लेटलेट्स, यस प्लेटलेट्स होते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये तीन चीजें खून के जमने में मदद करती हैं। एक बीमारी है हीमोफिलिया, जिसमें बेसिकली क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। उसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है क्योंकि वो क्वीन विक्टोरिया को था, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ को था, सॉरी, उसके बाद में वो फैमिली में चलता गया था, इसीलिए उसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, हीमोफिलिया को। तो विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्लड क्लॉटिंग। के ई डी ए तो फैट सॉल्युबल विटामिन तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं बच्चे। विटामिन सी की भी बात कर लेते हैं, बी की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि बी एक्चुअली में एक पूरा ग्रुप ऑफ विटामिन है, उसको हम बाद में देख लेंगे। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टे फ्रूट्स में हम लोगों को देखने को मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन सी जो है ये भी एज एन एंटीऑक्सीडेंट मदद करता है। आजकल तो यार इंस्टाग्राम पे देख ही रहे हो, सब लोगों को केमिकल्स तो ऐसे आने लगे हैं भैया, ये वाला सिरम आपका हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल और AHA ना BHA और पता नहीं विटामिन सी सिरम। तो ये विटामिन सी क्यों है भैया इतना ज़्यादा? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ये स्किन को सही रखता है। तो दिस इज विटामिन सी। इसकी कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है स्कर्वी। बहुत बार पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में। स्कर्वी जो है यानी कि आपके मसूड़े जो है ना, जिंजाइवा जो है वहां से खून निकलता है। तो मसूड़ों से खून निकलने के दो कारण हो सकते हैं, या तो आपको वो इसकी कमी है, विटामिन सी की कमी है, या तो आपके दांतों में ऐसे जम गया है पूरा का पूरा प्लाक जो कि अब ब्रश से नहीं निकल सकता, तो वो आपको फिर दांत की सफाई स्केलिंग करवानी पड़ती है। तो अगर वो आपका जम गया है तो उसकी वजह से भी मसूड़ों में सूजन आ जाती है। ठीक है, ये देखो नियासिनामाइड माया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये विटामिन हो गए, क्वाशियोरकर मरासमस हो गया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। किसी को अब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? एक बार प्लीज मुझे बता देंगे। काफी कुछ आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। किसी को अभी तक हम लोगों ने जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में थोड़ा सा पोर्शन कवर किया था, इम्यूनिटी में न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने देखे, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है यहाँ तक? एक बार प्लीज मुझे बताएंगे, तो इस डाउट को मैं सॉल्व करूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोलो बच्चे। ऑल गुड, ऑल क्लियर, बढ़िया। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे एंड करें। चलो ठीक है, क्लास को फिर यहीं पे हम एंड करते हैं। एंड जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, क्या, अ हेल्थी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्थी बॉडी, सो टेक केयर एवरीवन। अपना अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाइए, जंक फूड ज़्यादा मत खाइए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में। साइनिंग ऑफ, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एवरीवन। एक बार के लिए लीडर बोर्ड देख लें, आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। आरव, निकिता, मिताश्री, सुनील, रश्मि, वर्षा और शीतल, ये रहा हमारा आज का लीडर बोर्ड। और माया, स्टीव रॉजर्स, नाम बदल ले अपना, वाजिब। ठीक है, ये रहे हमारे आज के टॉप 10 बच्चे। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन।